नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन परफेक्ट, जिसको आज शाम को हम लोगों ने एक 5 बजे जो लाइव करते हैं, परफेक्ट मर्डर, एक ऐसी लूट जिसमें कोई आपने सबूत ही नहीं छोड़ा। एक ऐसा पर्चा जिसमें पर्चा लीक हुआ ये भी कहीं नहीं होगा, पर्चा आउट हुआ ये भी नहीं होगा। वही 5 क्वेश्चन आए इस तरह की जो आपको बताए गए थे कि यही 5 पढ़ लेना, बाकी लोगों को तो बताए नहीं गए थे। ये इससे परफेक्ट जो वोट की लूट है वो हो ही नहीं सकती थी, लेकिन कुछ बिंदु उठ के आए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली चीज जो जो उम्मीद थी, जो जैसा था कि जो मैं बार बार कहता हूं, एलिजिबल वोटर्स इन बिहार वो 8 करोड़ 25 लाख होने चाहिए थे। वोटर्स हुए 7 करोड़ 45 लाख के आसपास। तो मोटे तौर पे करीब 80 लाख ऐसे लोग जो वोटर बन सकते थे उनको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो ये 80 लाख लोग अब बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे। ये वही लोग थे जिनको चिन्हित किया गया, जिनको जो पन्ना प्रमुख, और इनको हम लोग सोचते थे यार ये क्या पन्ना। इन्होंने 3-4 साल से काम किया, एक एक घर को मैप किया कि कहां कौन कैसे इनके पक्ष में वोट दे सकता है, उसको बाहर करो। तो ये 80 लाख के वो फिगर्स हैं जो इंडिया गठबंधन को वोट दे सकती थी। नंबर 1 तो ये हुआ। नंबर 2, पिछली बार वोट पड़े थे 4 करोड़ 22 लाख, इस बार वोट पड़े हैं 4 करोड़ 99 लाख। मोटे तौर पे करीब, ये सारी राउंड फिगर बोलो, करीब 77 लाख वोट ज्यादा पड़े। पिछली बार वोट पड़े थे 57%, इस बार पड़े 67%, 10% वोट ज्यादा पड़े। और ये जो एक्स्ट्रा वोट पड़े वो 10% वोट कहां गए, ये अब इसकी अगर चर्चा करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। महागठबंधन को पिछली बार वोट मिले थे 37%, एनडीए को भी 37% मिले थे। इस बार महागठबंधन को वही 36 दशमलव कुछ % वोट मिला है। 37 पूरा नहीं, लेकिन 37 के आसपास। कोई ये नहीं है कि 37 का 27 हो गया है। लेकिन जो एनडीए है उसने छलांग मारी है 37 से 46 के ऊपर, करीब 10% का वोट का इजाफा हुआ है। जो वोट बढ़े हैं 57 से 67, वो सब मैनेज हुए हैं ठीक से एनडीए के खाते में। और उसको मैनेज इस तरह से किया गया है। एक तेजस्वी यादव का वीडियो आया था, अगर आपने देखा हो, कि 77 लाख जो एक्स्ट्रा वोट बढ़े हैं, मोटे तौर पे 32-33 हजार वोट पर कंस्टिट्यूंसी। तो एक उन्होंने क्या स्प्रेड आउट किया है उन सारे जगह पे, जहां पे चाहे एलजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे हम हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी हैं सबको वो वोट बांटे गए हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, एक दो चीजें जरा इंडिया गठबंधन का भी देख लीजिए। जो हार हुई है उस हार में 2 चीजों का मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक, एआईएमआईएम को पिछली बार 1.24% वोट मिले थे और वो 5 सीटें जीती थी। 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 17 या 18 सीट पे लड़ी थी। एआईएमआईएम इस बार भी उतनी ही सीट पे लड़ी, लेकिन इस बार वोट कितने मिले? 1.9। और मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 5 सीटें फिर जीत गए। तो क्या एआईएमआईएम को भी कुछ वोट का इधर उधर करवाया गया? क्योंकि एआईएमआईएम को आज की तारीख में कोई कुछ कह ले, ये जनरल मानना था कि जो मुस्लिम वोट है वो साइलेंट है, और मुस्लिम वोट ठीक से कंसोलिडेट हुआ है महागठबंधन के साथ। और पिछले 2020 के मुकाबले एआईएमआईएम को उतने वोट नहीं मिलेंगे, ये जनरल परसेप्शन था। आज मिल गए हैं तो इसलिए 1.24 से 1.90, अगर वैसे मतलब एक मोटे तौर पे कहिए तो एक अच्छी छलांग, 50% ज्यादा वोट मिले। और एक और आंकड़ा आपको, मुझे अचंभा है, क्योंकि ये जब हराया है तो बिल्कुल ठीक से हराया है। कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, सब मिला के पिछली बार इनकी सीटें आई थी 16, इस बार सीट जीते हैं 3।
कम्युनिस्ट पार्टी का जो एमएलए है वो, मैं बाई एंड लार्ज बोल रहा हूं, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बाई एंड लार्ज वो अपने जो उसके वोटर है उनसे कनेक्टेड ज़्यादा रहता है, कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा रहता है, वहाँ ज़्यादा लोगों के दुख सुख में साथ ही रहता है। चूंकि ऑपोजिशन का था तो मौका भी नहीं था, लेकिन जिस तरह का भ्रष्टाचार बाकी पार्टीज करती हैं उस तरह का भ्रष्टाचार भी नहीं करता है। और उसके अगर 16 से 3 विधायक हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इसके मुकाबले कांग्रेस को अगर आप वैसे देखिए, भाई मैंने भी दिन में कहा कि कांग्रेस की मैं एक चीज कह के फिर मैं कांग्रेस पे आऊंगा। कांग्रेस ने 19 सीट जीती थी, इस बार 6 सीट जीती हैं। तो अगर आप देखिए तो 1/3 कांग्रेस मैनेज करने में कहीं ना कहीं सफल रहा है। और उसी तरह से आरजेडी ने पिछली बार 74 सीट जीती थी, इस बार 25 जीती। तो कांग्रेस और आरजेडी का अगर आप परफॉर्मेंस देखिए तो करीब करीब एक जैसा है। लेकिन ये कहने के बाद भी जो कांग्रेस के बारे में हम सब लोग कहते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि ये देखे वो बैंड, आज दिक्कत क्या है कि आज देश में अगर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को कोई कुछ बात कर सकता है, कोई उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है पूरे देश राष्ट्र के स्तर पे, तो वो कांग्रेस पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये जो नेतृत्व है करंट मोदी जी और अमित शाह का, इसके अगेंस्ट अगर कोई आवाज बुलंद कर सकता है और आवाज बुलंद कर रहा है और बिना डरे बिना झुके अगर बात कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। तो इसलिए जिम्मेदारी इन दोनों लोगों की ज्यादा होती है, मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की। और इसीलिए हो सकता है कि कभी कभी हम सब लोगों को ये लगता हो कि कांग्रेस को इस तरह से इससे बेहतर ढंग से लड़ना चाहिए था। अब जरा बात कर ली जाए कि नीतीश जी जो हैं उनका 84 सीट जीतने के बाद भी वो थोड़ा कट्टू साइज हो गए हैं। वहां पे डिमांड हो रही है, हमने ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन नीतीश जी के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी करीब करीब आ गई है। 119 सीट हो गई हैं उसकी। हम मतलब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान और अपनी सीटें लेके बिना जेडीयू के, और जेडीयू में ठीक से सेंधमारी तो पहले ही कर रखी है बीजेपी ने, तो बिना किसी और की मदद के जेडीयू के एक बड़े फैक्शन की मदद से जब चाहे तब कर सकते हैं। तो नीतीश जी अब इस स्थिति में नहीं है कि वो लाल लाल आंखें दिखा सकें। लेकिन 2029 का इलेक्शन है, इसके बाद के कुछ इलेक्शन हैं, किसी को और बेवकूफ़ बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है मेरे हिसाब से नीतीश जी को ही कंटिन्यू रखा जाएगा। हो सकता है उनसे कहा जाए कि 1-2 साल बाद देखेंगे, या कुछ भी ना कहा जाए। अगर नीतीश जी की तबीयत नहीं ठीक रहती तो उनको जोर जबरदस्ती करके, अभी तो नहीं लेकिन बाद में तबीयत का हवाला देके उनको, और इस बीच धीरे 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 वो जो चूहा जैसे कुतरता है ना, वो 84 जो एमएलए हैं उनको कैसे 2/3 को तोड़ा जाए उस पर कार्रवाई करने लगेंगे। और फिर जिस दिन आएगा उस दिन नीतीश जी को हटाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से नीतीश जी ही रहेंगे। 2 चीज़ें मैं कह के इसको ख़त्म करूँगा। एक चीज़ यह है जो आगे आने वाले इलेक्शंस को करेंगे और हम सब लोगों के लिए, वो है कि मुद्दा इस बार इलेक्शन में एक अच्छा संकेत हम लोग को लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, मंदिर मस्जिद नहीं हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा है, और कम से कम लोकल इश्यूज़ पे बात हो रही है। लोकल इश्यूज़ में बेरोज़गारी का सवाल बहुत कस के तेजस्वी उठा रहे थे, पलायन का सवाल पीके ने बहुत कस के उठाया था, और ये सवाल लोगों के मन में थे। लेकिन इससे इतर अगर 10,000 रुपये इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अगर महिलाओं को दिए जाते हैं, उनके खाते में दिए जाते हैं घूस के रूप में, 30,000 करोड़ का सरकारी घूस दिया जाता है, और उससे अगर इलेक्शन, और सब लोग कह रहे हैं कि साहब उसी से इलेक्शन पलट गया, तो अगर उससे इलेक्शन पलट गया है तो ठीक है। मतलब अगर वोटर को लगता है कि 10,000 अभी मिलने से, मतलब रोजगार से या पलायन से अच्छा है 10,000 रुपये मिले, तो ये तो इट इज़ देयर विश, और ये उनका वोट है, ये उनका हक है, ये उनका निर्णय है, ये उनको क्या ठीक लगता है। उनको अगर 10,000 लगता है तो इसमें कहीं कुछ मेरे ख्याल में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अंतिम बात इसलिए कि ये उन सब लोगों के लिए, आप अगर बिहार में किसी को जानते हैं, अगर कहीं पे भी कुछ होते सकते हैं, लिखिए, कहिए, लोगों से बोलिए। 2 काम करते हैं। एक काम, ये जो 10,000 रुपया बांटा गया है, जो बिल्कुल ही क्लियर है कि जो चोरी हुआ है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। 10,000 रुपया जो बांटा गया है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, गैर संवैधानिक है, गैर इलेक्शन के नॉर्म्स के हिसाब से है। उस पर तुरंत पिटीशन होनी चाहिए, और एक नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लोग, मेरे हिसाब से तो सारी कंस्टिट्यूएंसीज से होनी चाहिए, एक तो पिटीशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक काम तुरंत होना चाहिए कि ये वोट की हेराफेरी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि ये मैनेजमेंट है, अब उस मैनेजमेंट में एक ही वीक कड़ी है कि अगर 10% वोट बढ़े हैं और उसको बहुत सफाई से बढ़ाया गया है, तो उसके लिए जरूरी है कि मान लीजिए उतने लोग वहां गए हों, पोलिंग बूथ में उतने लोग गए हों। अगर पोलिंग बूथ में उतने लोग नहीं गए हैं तो फिर कहीं ना कहीं दाल में कुछ, मतलब तब आप प्रूफ कर, दाल में काला तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन तब आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ रह जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि तत्काल 243 सीटों में, सब सीटों में पिटीशन डालिए और कहिए कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जीते हैं तब भी चाहिए, हारे हैं तब भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो 45 दिन का एक उसने नया शगुफा कर लिया है इलेक्शन कमीशन, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या देगा, अब है ही नहीं। तो पिटीशन डालिए। और तीसरी चीज, एक मेरे साथ अरुण जी ने सुबह अच्छी बात कही थी कि ये जो आपकी वोटर लिस्ट है, उसको सहेज के ठीक से पार्टी के स्तर पे भी रखें, उम्मीदवार भी अपने स्तर पे रखें, और अब उसकी गहन परीक्षण करें कि कितने लोग थे, कितने डुप्लीकेट वोट हैं, कौन आया था, कौन नहीं आया था, किसके वोट आए। क्योंकि एक आरोप ये भी लग रहा है कि 50 लाख, जो 12,000 ट्रेन चलाने का बार बार कहा जा रहा था ना, कि और ये भी कहा गया था, याद है आपको, कि सस्ता टिकट दिया जाएगा, डिस्काउंट टिकट दिया जाएगा, आते समय भी जाते समय भी। तो उस समय लग रहा था कि भाई छठ के लिए, बड़ा छठी मैया के लिए है, छठी मैया नहीं, वोट का सारा मैनेजमेंट था। 12,000 अगर ट्रेनें चलाए हैं, जैसा वो कहते हैं कि हमने 12,000 ट्रेनें चलाई हैं, तो वो एक बड़ी फिगर, अगर एक ट्रेन में 1,500 लोग भी आ रहे हैं, तो मतलब 12,000 इंटू 1,500, मोटे तौर पे 1,80,00,000 होता है। तो अगर मान लीजिए 1,80,00,000 में कुछ जेन्युइन भी हो, एक बड़े लोगों का अगर वो आए हैं, तो ये बिना वोटर लिस्ट के नहीं होगा। तो तुरंत 10,000 के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, उसकी पिटीशन, और सीसीटीवी को सुरक्षित रखने की एक पिटीशन तुरंत डाल देनी चाहिए। ये लोकतंत्र का जिस तरह से को मैनेज किया जा रहा है, ये हो सकता है वक्ती तौर पे ये चुनाव एनडीए जीत गया, बीजेपी जीत गया, अमित शाह का बढ़िया मैनेजमेंट रहा, लेकिन विल ऑफ द पीपल को अगर आप दबाएंगे तो उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।